नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी, अभी रक्षाबंधन मनाया हम सब ने। चलिए, मुझे उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से मना होगा और बहनों को आपने काफ़ी अच्छा खासा गिफ्ट भी दिया होगा। तो इस शो में इससे जुड़ी हुई बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दें इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। रक्षाबंधन में बहनों को मिला है महंगा गिफ्ट, तो क्या देना होगा टैक्स? कैपिटल गेन्स बचाने के लिए किन किन हालात में लॉस से कर सकते हैं सेट ऑफ, और साथ ही ये भी बताएंगे कि गिफ्टेड शेयर्स पर बेचने पर क्या मिलेगा ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा कि हमारे गेस्ट मुकेश पटेल साहब ने कहा कि रक्षाबंधन इन्होंने मनाया और हम हर किसी ने मनाया होगा, तो इस रक्षाबंधन में कई लोगों ने अपने बहनों को गिफ्ट दिया होगा जाहिर तौर पे, और ये गिफ्ट कई बार महंगे भी होते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स कहता है कि जब भी आपको कुछ मोटी आमदनी होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रक्षाबंधन के मौके पर अगर बहनों को कुछ मोटी आमदनी हो गई गिफ्ट के तौर पे ही सही, तो क्या उनको भी टैक्स देना पड़ेगा? ये सवाल अगर आपके मन में है तो इस सवाल को दूर कर देते हैं। मुकेश पटेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि रक्षाबंधन के मौके पर मान लिया जाए किसी बहन को किसी भाई ने ज़्यादा प्यार दिखाया और अच्छा खासा महंगा गिफ्ट दे दिया, तो टैक्स के नियम क्या कहते हैं? इस पर मैं आऊँगा, लेकिन इसको पहले दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। एक हिस्सा ये कि एक बहन जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है उस बहन को गिफ्ट मिलता है तो, और एक बहन कई बार भावनात्मक लगाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लेकिन वो ब्लड रिलेशन नहीं होता है, जिसको मुँह बोली बहन कहते हैं। हालांकि इस शब्द से मैं सहमत नहीं होता, मुँह बोली बहन कहने से वो सही अर्थ निकल कर आता नहीं है। तो दोनों में किस तरह से अंतर किया जाए गिफ्ट के मामले में? सबसे पहला सवाल कि अगर सगी बहन को जिनके साथ ब्लड रिलेशन है उनको अगर गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स का नियम क्या कहता है? लक्ष्मण जी, आम तौर से जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी शख्स को अगर एक वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा लोगों के पास से कुल मिला के 50,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य की बख्शीश या गिफ्ट मिली है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिना जाता है, इसलिए वो टैक्सेबिलिटी वहां खड़ी होती है। लेकिन उसमें जो एक्सेप्शंस किए गए हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि अगर जो रिसीव करने वाली व्यक्ति है उसको अपने कोई ब्लड रिलेशन से कुछ मिलता है तो उसमें ये वैल्यू फिर बीच में आती नहीं है। और जैसे आपने बताया कि अगर बहन सगी बहन है, उसके सगे भाई से उसको कोई भी गिफ्ट मिली है आइदर इन कैश और इन काइंड, और ये 50,000 रुपये से ज्यादा है, कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। खाली बहन को इतना ख्याल रखना है कि भाई ने जो गिफ्ट दिया है लक्ष्मण जी, उसका सोर्स वो भाई को पूछा जा सकता है, इसलिए उसके बारे में वो थोड़ा एक क्लैरिटी होना चाहिए। और दूसरी छोटी सी बात है पर इम्पोर्टेंट है, हम ब्लड रिलेशन में आम तौर से गिनते हैं कि हमारी कजिन सिस्टर है, वो भी तो हमारी ब्लड रिलेटिव हुई क्योंकि वो हमारे चाचा या मामा की लड़की है या पर ये जो कजिन्स है वो ये ब्लड रिलेशन के दायरे में नहीं आते हैं। सो ओनली द रियल ब्लड सिस्टर उसको ये एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा, तो बिल्कुल अन्यथा नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये साफ कर दूं कि अगर बहनों को सगी बहन को, बिल्कुल सगी बहन को, अपनी बहन को अगर आपने कोई मोटा गिफ्ट दिया है, चाहे वो कितनी भी रकम का क्यों ना हो, उस पर किसी भी तरीके का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान सिर्फ ये देना है कि भाई गिफ्ट देते वक्त कोई अपना काला धन ना पकड़ा दे, अकाउंटेड मनी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और आपने बहुत सही कही कि वो कजन सिस्टर में लागू नहीं होता है। तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के नियम के तहत एक पूरी लिस्ट दी गई है कि किन किन पे ये गिफ्ट का नियम लागू होता है, किस किस पे नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। अब एक दूसरा सवाल मुकेश जी, कि मान लिया जाए जिसको मैं कह रहा था मुँह बोली बहन जिनको कहते हैं, जिनके साथ भावनात्मक रिश्ता जुड़ा रहता है लेकिन ब्लड रिलेशन में नहीं होता, कई बार पड़ोस की होती हैं तो उनसे हमारा एक रिश्ता बन जाता है तो बहन मानने लग जाते हैं, तो वैसे बहन को अगर हम गिफ्ट देते हैं तो क्या यही नियम लागू होगा कि नहीं अलग रहेगा? अब उसमें मैंने जैसे बताया आपको, अगर आपने मनी माना कैश दिया है या चेक दिया है
तो ये 50,000 का नियम बिल्कुल बरकरार रहेगा। और 50,000 से ज्यादा अगर बहन को पूरे एक साल में मिलता है एक या ज्यादा शख्सों से, तो ये 50,000 से ज्यादा फुल, देन इवन ऐसा भी नहीं है कि 50,000 आपको एग्जम्प्ट मिलेगा। द एंटायर अमाउंट 51,000 हो गया तो 1,000 नहीं, 50 के साथ 51,000 पूरा टैक्स होगा, ये ख्याल में रखना। मतलब यहाँ पे 56(2) लागू हो। जब सेक्शन 56(2) की जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो प्रोविजन है वो लागू होगी। अच्छा। लेकिन इसमें भी एक छोटे से और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का एक कुछ अवकाश है। अगर आप सोचते हैं कि मैं काइंड में गिफ्ट दूं, क्योंकि जो सेक्शन 56(2) के दायरे में काइंड की गिफ्ट्स की लिस्ट है, उसमें एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकर जिसको हम कहते हैं कि लैंड या बिल्डिंग, दूसरा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स हैं। तो ये जो सब आमतौर से महंगी चीजें और वैल्यूएबल्स गिनी जाती है, उसको इसमें समावेश किया गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ गिफ्ट मिला है आपके भाइयों की तरफ से, तो इस टैक्स के नियम का खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं बेंगलुरु से। यशवंत कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशवंत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। मेरा प्रश्न पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। हमारे साथ मुकेश पटेल जी जुड़े हुए हैं। ओके। मेरे फादर इन लॉ ने दिसंबर 2006 में एक फ्लैट परचेज किया था जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख थी। ठीक है। वो 2014 में उसको रिवर्स मॉर्गेज लोन करके लिया था, उसके अगेंस्ट अराउंड 16 लाख 16। अभी प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग उसकी 36 लाख है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फादर इन लॉ एक्सपायर्ड इन जुलाई 2022। उनकी लीगल हैज अभी बेच रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ द बैंक एट अराउंड 50 लाख। इट्स बेसिकली एन अंडर वैल्यूएशन एंड मे बी अ डिस्ट्रेस सेल आफ्टर 23 इयर्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अभी बायर उनको 36 लाख बैंक को पे कर रहा है जहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, मगर लीगल हैज को 14 लाख ही मिल रहा है। तो ये सिंस ओनली 14 लाख इज रिसीव्ड बाय द लीगल हैज, उसकी इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड अंडर वैल्यूएशन की क्या हिसाब होता है, क्योंकि सब रजिस्टर वैल्यू अभी 70 लाख है। ये मेरा प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम हम लोग दूर कर देंगे। मुकेश जी हैं, वो सारी समस्याओं का सिंगल पॉइंट समाधान है, वो बताएंगे। मुकेश जी। यशवंत जी ने जो सवाल खड़ा किया है लक्ष्मण जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हम सब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो अपनी लाइफ टाइम में अपनी लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल रखने के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में रख के वो बैंक से फाइनेंस लेते हैं। अब उनके डेथ के बाद जब लीगल एयर्स को ये प्रॉपर्टी मिलती है, तब ऑब्वियसली उनको ये जो रिवर्स मॉर्गेज के तहत जो भी डेट उसका हुआ है वो अमाउंट और उस पर जो इंटरेस्ट हुआ है, जैसे यशवंत जी के केस में हुआ है, वो उनको भुगतान करना पड़ता है, वो चुकाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि उनको तो इतनी छोटी सी रकम मिली, तो क्या उनको पूरी अमाउंट पर टैक्स देना होगा? अब ये जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक यशवंत जी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, RM अरुणाचलम करके। यशवंत जी इसको नोट कर लीजिए। यशवंत जी से मैं कहूंगा कि इसको नोट कर लीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बता रहा है मुकेश जी, इसको नोट करिए ताकि आपके लिए काम का हो सकता है। हाँ। और वो लक्ष्मण जी ये डिसीजन को फॉलो करते हुए, इसका रेशियो फॉलो करते हुए बहुत सारे हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ने भी अपने डिसीजंस दिए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग ये है कि आप किस तरीके से मॉर्गेज को सेटल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से आपको जो पूरा अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए क्लू मिलेगा, क्योंकि RM अरुणाचलम के केस में ये जो एक प्रिंसिपल रेशो ये स्थापित कर दिया गया है कि जब ये प्रॉपर्टी बाद में बेची जाती है और लीगल एयर्स को जब उसकी कैपिटल गेन्स की गिनती करनी होती है, तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है उसके साथ जो भी मॉर्गेज की वैल्यू हुई है एडेड लायबिलिटी एंड अलोंग विद द इंटरेस्ट देयर ऑन, तो उसको भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान के उसकी गिनती करते हुए जो नेट अमाउंट रहता है उस पर आप अपना कैपिटल गेन्स टैक्स की लायबिलिटी अदा करें।
ये आप इसको समझ करके इसको ठीक सूझबूझ के साथ अपने टैक्स के रिटर्न में दिखा के इसका फायदा जरूर ले सकेंगे। मुझे आपसे अभी तो इतना ही मशवरा देना। यशवंत जी, आपकी उलझन दूर हो गई कि कोई कंफ्यूजन अभी बना हुआ है? नहीं, ठीक है, वेरी गुड। मगर एक दूसरे उसमें अंडर वैल्यूएशन के इश्यू आता है। सब रजिस्टर वैल्यू इज अराउंड 70 लाख, मगर ये मार्केट वैल्यू इसकी हार्डली 50 लाख होता है, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स इश्यू आएगा कि नहीं? 50C जो है वो तो एक अलग इश्यू है। अगर मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से 70 लाख की वैल्यू होती है और आप इसको बेचते हैं 60 लाख में, तो ये 10 लाख का जो नोशनल कैपिटल गेन्स वाला इशू है, क्योंकि ये डिस्ट्रेस सेल आप कर रहे हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगी। उसको आप शायद कुछ अलग तरीके से स्ट्रेटेजिकली उसका प्लानिंग कर सकते हैं। बट सब्जेक्ट टू दैट ये जो है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि ये मॉर्गेज में जो भी आपकी लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट है, that can be treated as part of your cost of acquisition। बल्कि सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से योगेंद्र दाते साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। मैंने 2016 में एक शेयर लिया था जिसका एक्चुअली 31 जनवरी 2018 में वैल्यू मेरे कॉस्ट वैल्यू से कम था, लेकिन अभी मैंने उसको अगस्त 23 में प्रॉफिट में बेचा है। तो मुझे पूछना था कि वो जो ग्रैंडफादरिंग का क्लॉज है वो मैंडेटरी है या मैं एक्चुअल कॉस्ट ले सकता हूँ? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से मेरा कैपिटल गेन कम आएगा, लेकिन अगर ग्रैंडफादरिंग कंसिडर करते हैं तो कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। ठीक है, मुकेश जी क्या जवाब देंगे इनको? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनके लिए जवाब बहुत सीधा है कि ग्रैंडफादरिंग का ऑप्शन जो है वो आपके फायदे के लिए रखा गया है। अगर आपकी एक्चुअल प्राइस जो शेयर की है वो 31 जनवरी 2018 के पहले आपने जब ये लिया था, इट इज हायर देन द ग्रैंडफादरिंग प्राइस, वो जरूर लीजिए, क्योंकि आपको उसमें लोअर कैपिटल गेन का फायदा होगा। इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी की बात बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगला सवाल लेंगे, उससे पहले मुकेश पटेल साहब चूंकि इन्होंने कहा तो इससे एक ख्याल आया है कि लोगों को आजकल इक्विटी मार्केट से जो समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, CNBC आवाज देख के इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी खासी मोटी कमाई होती है, कैपिटल गेंस होता है, तो उस कैपिटल गेंस पर टैक्स बचाने के लिए सेट ऑफ करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे होते हैं। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? लक्ष्मण जी, इसमें हम इसको दो पार्ट में बांट लें जी। सबसे पहले तो कैपिटल गेन हुआ है और मेरे को कैपिटल लॉस भी हुआ है, तो गेन को लॉस के सामने सेट ऑफ करने के लिए, कैपिटल गेन को कैपिटल लॉस के सामने सेट ऑफ करने के जो नियम हैं, उसमें आपको दो नियम ख्याल में रखने हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है आपका ये जो है वो गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अगर आपका गेन लॉन्ग टर्म है तो उसको आप कोई भी लॉस, माना लॉन्ग टर्म लॉस हो या शॉर्ट टर्म लॉस हो, उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। पर अगर ये शॉर्ट टर्म गेन है तो ये शॉर्ट टर्म गेन को केवल आप एज फार एज कैपिटल लॉस इज कंसर्न केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। इसमें एक सवाल और है मेरा कि कैपिटल गेन का जो है वो अन्य लॉस के साथ सेट ऑफ करने का नियम क्या है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खड़ा किया है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स को तो ये ख्याल में ही नहीं रहता है कि ये उनका जो कैपिटल गेन है वो अदर सोर्सेज में जो उनके लॉस है उसके सामने भी सेट ऑफ हो सकता है। और हम ये एक चार्ट के हिसाब से हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो इस कैपिटल गेन को आप कौन कौन से लॉसेस के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है तो उसका लॉस है, आप उसके सामने सेट ऑफ कर लीजिए। आपका अदर सोर्सेस का लॉस है, आपका बिजनेस का या FNO का भी जो लॉस है जिसको बिजनेस गिना जाता है उसके सामने सेट ऑफ हो सकता है। केवल एक लॉस के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता है और वो है स्पेक्यूलेशन का लॉस। अगर स्पेक्यूलेशन का लॉस है तो उसके सामने आप कैपिटल गेन को सेट ऑफ नहीं कर सकते। बाकी तमाम लॉस के
सेट ऑफ करते वक्त इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं सीधा महाराष्ट्र, जहां जलगांव से हमारे साथ संतोष चौधरी साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष चौधरी साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार भैया। सर हमने हमारा प्लॉट बेचा था 2020 में, उसका कैपिटल गेन का जो अमाउंट आया था वो पूरा एक 3 साल कैपिटल गेन टैक्स एफडी में गवर्नमेंट बैंक में जमा किया था। अभी मैच्योर हो रहा है तो उसके ऊपर हमको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा क्या? नहीं, आपने कैपिटल गेन बॉन्ड्स में निवेश किया था या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में निवेश किया था? ये जरा क्लैरिफाई करिए प्लीज। नहीं, हमने वो जो प्लॉट का पूरा कीमत जो आया था वो कैपिटल गेन टैक्स एफडी के हेड में एक नेशनल बैंक में जमा किया था। अभी वो मैच्योर हो रहा है। नहीं देखिए, एफडी में नहीं, एफडी में जमा करने से कैपिटल गेन, अनलेस इट इज अ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, तो वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप एफडी कर सकते हैं, लेकिन वो 2 या 3 साल में आपको परचेज या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है वो एफडी के अमाउंट को लिक्विडेट करते हुए। या तो आप अगर कैपिटल गेन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो वो 5 साल के बॉन्ड्स हैं तो वो अलग है। तो मेरे ख्याल से आप अपने कंसल्टेंट को जरा इसमें कंसल्ट करिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है और आप अपनी टैक्स की जिम्मेवारी अदा ठीक से नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं अहमदाबाद, जहां से केतन पारिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। केतन साहब बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरे पास 31 जनवरी 2018 के पहले शेयर है कई कंपनी के, और मेरे भतीजों को गिफ्ट करूं तो उसको टैक्स परचेस वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी कैसे लगेगी? ठीक है, मुकेश जी। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जब आप अपने भतीजे को गिफ्ट करते हैं तो भतीजे को गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ही इज योर ब्लड रिलेटिव। सेकेंडली, जब वो उसको बेचता है तो 2 चीजें हैं, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी गिना जाएगा उसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको अगर आपके साथ ये 12 महीने से ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली दिस विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपका 2018 पहले का है। और तीसरी बात यह है, आपका जो ग्रैंडफादरिंग का प्राइस है 2018 का, उसका फायदा आपके भतीजे को भी मिलेगा और उसको उसके हिसाब से 10% का टैक्स देना होगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं केतन जी आपकी उलझन दूर हो गई होगी। मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और फिर अगले एपिसोड में हाजिर होंगे नए सवाल और नए कुछ टैक्स टिप्स के साथ। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त टैक्स गुरु में।